ठीक है, आज भी हमारा वही टॉपिक है, लेकिन जो सब टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, मेन टॉपिक क्या है? अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनियां या यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। भारत में आगमन। देखो, जो मैं कर रहा हूं वो मैं करना नहीं चाहता हूं, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन आपका पेपर जुलाई को है, 3 जुलाई 4 जुलाई को। आप 2 टॉपिक भी मेरे पढ़ाने के हिसाब से नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं रिस्पॉन्स लेता हूँ, जब आप हाँ कहते हो तब मैं आगे बढ़ता हूँ। टेलीग्राम टेलीग्राम पे सब लोग हैं। टेलीग्राम अगर नहीं है तो डाउनलोड करके उसी पे शेड्यूल भी आएगा आपके, ठीक है। और उसी पे आपका एक वीडियो। सब लोग 1 मिनट का समय लो, ठीक है। ओपन योर टेलीग्राम या प्ले स्टोर एंड डाउनलोड टेलीग्राम और ज्वाइन शिक्षक मंत्रा। शिक्षक मंत्रा ज्वाइन करिए। आ गया? ठीक है, जन्मेजय मैं तुम्हें भेज दे रहा हूँ। भेज दिया। बताइए, मिला मैम? ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, सबको हाँ कहने दीजिए। सबके मोबाइल में टेलीग्राम है या नहीं? तो टेलीग्राम में सर्च करिए शिक्षक मंत्रा। कितने मेंबर्स हैं? शिक्षक मंत्रा सर्च करिए उस पे और लोगों पे जाइए। हर जगह सेम है। हो गया? सब लोग हाँ बोलिए पहले। ठीक है, अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए उस पे आइए, जो मैंने पीडीएफ भेजा है आपको, उसमें हमने सबसे पहले लिखा है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले हमने लिखा है पुर्तगाली, लेकिन स्थापना में हमने 1628 लिखा है। यानी अभी तक एक व्यापारी वर्ग आता था, कोई कंपनी नाम की चीज नहीं आई थी। कंपनी ऑफिशियल 1628 में बनी है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन डच कब आए, अंग्रेज कब आए, डेनिश कब आए, फ्रांसीसी कब आए, ये सारी बातें हमने कल की क्लास में बताई है और आज लिखित रूप से दिया है, तो उसको दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने कहा कि भारत का व्यापार यूरोप के साथ प्राचीन काल से होता आया है, और यूरोप में भी पूरे यूरोप से नहीं, यूनान, ग्रीस एक शहर है। मध्यकाल में, प्राचीन काल के बाद आएगा मध्य का। सुनिए सुनिए, आप एक काम करिए, आप उनको अपना मोबाइल नंबर दीजिए, इनको जल्दी करिए। 85460309। फास्ट करो जन्मेजय। आपको मिलने के बाद सबको मिल जाएगा ना? हेलो, आपको मिलने के बाद इधर मिल जाएगा सबको? ठीक है, नहीं मिला? नंबर तो लो ना। हाँ तो अभी पीडीएफ लो ना, अभी पीडीएफ का काम है ना आपको, बाद में ज्वाइन करना, प्लॉट व्लॉट खरीदना, अभी रहो वो। चलें? नहीं, आपका व्हाट्सएप है ना, तो इनको तो व्हाट्सएप नंबर दीजिए।
प्लीज थोड़ा तेज करिए। नाम ना लिखने लगना, ए लिख के सेव करो पहले, फिर बाद में नाम लिखना। पता लगा क्या नाम है, सुहानी, आगे का लिखती हो। अरे यार व्हाट्सएप करके भेजो। देखो मैं एक बार पीडीएफ को पढ़ना चाहता हूं ताकि आपके मन में कुछ रह ना जाए। ठीक है, मिला? वेट कर लो, ठीक है सब। मोहिनी आज ही मतलब भेज दोगी ना इनको? तो बेचारी 5 बार देख चुकी है। ठीक है, हो जा रहा है। इतने में तो पूरा ईरान उड़ा दे अमेरिका। ठीक है, आइए बेटा, ओपन हो जाएगा ना? चलो ठीक है, ठीक है। आपने भेज दिया इनको, टिक हुआ आप में? तो इनको मैं क्यों नहीं पहुंचा? ठीक है, चलिए देखिए, इसीलिए आपकी पढ़ाई के लिए मैंने इसको नंबरिंग करके बनाया है। सबसे बड़ी बात कि आपको नंबरिंग करके चलना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर है आपको, अब लिखना नहीं है कुछ। ठीक है, नंबर 2 क्लियर है आपको। नंबर 3 है कि ट्रेड रूट मैंने बताई, जो कल बताई थी वही यहां पे भी हमने बताई है। आइए 4 नंबर पे, एशिया के व्यापार पर अरबियों का तथा यूरोप, हाँ 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 हाँ, देखिए आप पॉइंट से आगे बढ़िए। एशिया के व्यापार पर अरबियों का तथा यूरोप के व्यापार पर इटली वालों का अधिकार था, यह भी बात मैंने कल बताया था। फिर मैंने कहा भारत अपने मसालों, सूती कपड़ों, नील, रेशम आदि के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था, यह भी बताया था मैंने। ठंडे प्रदेश जैसे स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि में काली मिर्च की अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ के लोग नॉनवेज पे डिपेंड होते थे। ठीक है, अरब का ऑटोमन एम्पायर, जहां तुर्क लोग रहते थे, 1453 में कुस्तुनतुनिया जीत लिया और एक ब्रिज की तरह एशिया और जो एक ब्रिज की तरह एशिया और यूरोप को जोड़ता था। क्या ये बात भी मैंने बताई थी? यह रास्ता अब बंद हो चुका था। ईसाई वर्ग पूर्व एशिया से पश्चिम की तरफ चला गया, ये भी मैंने बताया था आपको कि डाक के इधर चले गए, और इसी को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं 8 के बाद 9वें पॉइंट पे। 15वीं सदी में यूरोप में जहाजरानी का निर्माण, नौ परिवहन, कुतुबनुमा आदि चीजों की खोज हो रही थी लगातार। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम थे और उनके बेटे राजकुमार द प्रिंस, जो द नेविगेटर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो समुद्री यात्रा में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। बात क्लियर है, समुद्री यात्रा में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। फिर क्या है, बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 में उत्तमासा अंतरीप खोजा, राइटिंग समझ में आ रही है? ठीक है, जिसे तूफानी अंतरीप भी कहते हैं और केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। फिर मैंने कहा कि 1494 में कोलंबस, जो स्पेन का रहने वाला था, उसने अमेरिका की खोज की। फिर मैंने कहा मैं 5 मिनट में पढ़ रहा हूँ पीडीएफ केवल, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ, जहां से नया पॉइंट आएगा वहीं से मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, 17 मई 1498 को वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, कालीकट, कप्पक डाबू, जमोरिन। क्या इसका अर्थ समझते हो तुम लोग? ये फायदे हैं क्लास करने के, ये फायदे हैं। जो क्लास में नहीं आएगा वो कहेगा ये काहे लिखे हैं कप्पक डाबू, तो ना बताना है, कहना लिखे हैं, रात में पढ़ रहे थे तो उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे फालतू शब्द लिख दिए थे कप्पक डाबू है। आगे बढ़िए, एक मैप भी मैंने आपको बनाया, दिखाया, जैसा मैं हमेशा बनाता हूं। ठीक है, वो था 14 नंबर पे। फिर 15 पे आइए, अरबी व्यापारियों ने वास्को डिगामा को पसंद नहीं किया, क्योंकि अरबी व्यापारी पूरा यहाँ होते थे। ठीक है सर, गामा को, अब देखो मैं बार बार वास्को डिगामा नहीं लिखूंगा, तुम्हारी समझ के लिए नोट्स है, ये मार्केट में बेचने के लिए नहीं है कि मैं इसमें ग्रामर पे ध्यान दूंगा। ठीक है, गामा को जमोरिन
मसाले, ढेर सारी वस्तुएं भी दी। अपनी यात्रा के खर्च का 60 गुना मुनाफा उसने कमाया। ये भी बात मैंने कल बताई थी। ठीक है, वापस गया लिस्बन। लिस्बन मतलब पुर्तगाल की राजधानी। वापस जब गया तो वहां 60 गुना मुनाफा उन चीजों को बेचकर उसने पाया। लिस्बन नया वर्ड है, लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। ठीक है, मैंने नीचे लिख भी दिया है पुर्तगाल की राजधानी। ऊपर मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है, ये मैं बाद में लिखा एक्चुअली, नहीं तो मैं कोई ना कोई पॉइंट बना देता, तो मैं इसको भूल गया था। मैंने दोबारा लिखा इसको कि गामा 3 बार भारत आया। पहला 1498, फिर 1502, फिर 1524, और भारत में ही इसकी मृत्यु होती है। मुझे यहाँ एक शब्द और लिखना था, कालीकट, लेकिन आपको वो पता है। ठीक है, देखिए 1500 में सेकंड अभियान पुर्तगालियों का कैबराल के नेतृत्व में कालीकट पहुंचा। कैबराल ने अरबी जहाजों को जहाजें लूटी और कुछ जहाजें उठा करके जमूरीन को गिफ्ट कर दी। ठीक है, 1502 इंपॉर्टेंट भी लिखा है इसके सामने, 17 नंबर के सामने मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, यानी एग्जाम में आएगा। 1502 में गामा पुनः भारत आया और 1503 में कोचीन में उसने पहली फैक्ट्री खोली, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिखा। डन। और 1505 में कन्नूर में सेकंड फैक्ट्री उसने ओपन की। ये पॉइंट 17 नंबर का आज का हीरो है। अगर ये पॉइंट तैयार है तो एग्जाम के लिए आप तैयार रहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कि 18 नंबर पे प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा, जो 1505 में भारत आया और 1509 तक भारत में रहता है। उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर का स्वामी बनना है, अरबियों को हटाना है और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं। डन। 19 नंबर पे आइए। इसी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। इसी अल्मीडा ने क्या लागू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कल आपको समझाया था मैंने? हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या मैंने कल समझाई थी? ऐसा तो नहीं कि मैं पीडीएफ पहले देके तब पढ़ा रहा हूं, नहीं, मैं पहले पढ़ा के तब पीडीएफ दे रहा हूं। ठीक है, 20 नंबर पे आइए। 1508 में देखो 1509 तक है अल्मीडा, 1505 से 1509 तक है, यानी जाने से 1 साल पहले इसका एक युद्ध हो गया। और किसके साथ हुआ? अरबियों के साथ। लेकिन अरबियों के 2 दोस्त भी थे, एक मिस्र की सेना, एक गुजरात की सेना, यानी महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा उस समय गुजरात का शासक हुआ करता था। कौन? महमूद बेगड़ा। याद रखना, गुजरात से पुर्तगालियों की पुरानी दुश्मनी है। अभी मैं आगे भी लिखूंगा कि पुर्तगालियों ने क्या किया गुजरात के राजा के साथ। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है कि तीनों ने इसको हरा दिया और इसका बेटा मारा गया। लेकिन जब ये जाने लगा तो इसने कहा बेटे का बदला तो लेते चले। 1509 में इसने दोबारा युद्ध किया और तीनों पे जीत हासिल की। इसका मतलब अब ये सिद्ध हो चुका था कि पुर्तगाली बहुत खतरनाक है। जो 3 संयुक्त सेनाओं को हरा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए 21 नंबर पे, हिंद महासागर पूर्णतः इनके नियंत्रण में आ चुका था इस युद्ध के बाद। क्या मेरी बात क्लियर है? आइए 1509 से 1505 तक अल्बुकर्क आया, जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर आइए कोचीन, इसने मुख्यालय बनाया और यहां मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, कोचीन को इसने क्या बनाया? अपना हेडक्वार्टर। ठीक है, दोबारा इंपॉर्टेंट है जिसके सामने मैंने हैज बनाया है कि 1510 में गोवा जीता, और किससे जीता? बीजापुर के शासक आदिल शाह से। फिर इसने मलक्का जीता, हरमुज जीता। अदन की खाड़ी पर इसने बहुत प्रयास किया लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई। 26 नंबर पे आइए, भारतीय महिलाओं से विवाह किया, हमने टिक लगाया है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा को गोवा में बंद किया, अल्बुकर्क ने ही। 1529 से 38 तक एक नया व्यक्ति आता है जिसको कहते हैं नीनो डी कुन्हा। इसने हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा ले गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट है कि गोवा से, सॉरी, कोचीन से राजधानी गोवा। डन। देखिए यहां थी, यहां से कहां ले गया? गोवा। ठीक, आइए देखिए, ये लोग केवल ऐसा नहीं कि इसी क्षेत्र तक सीमित थे, इस वाले क्षेत्र में पश्चिमी तट में ये आगे भी बढ़ रहे थे। यहां मद्रास है और यहां एक इलाका था सेंथोम, यहां भी पुर्तगाली पहुंच चुके थे और अपनी बस्तियां बसाने लगे थे। देखिए हमने वही लिखा है कि मद्रास के सेंथोम व बंगाल के हुगली में भी पुर्तगाली बस्तियां पहुंच चुकी थी। और बंगाल कहां है सर?
ये तो मद्रास हो गया, बंगाल कहाँ है? यहाँ। यानी पुर्तगाली यहाँ से तो शुरू की अपनी यात्रा, लेकिन अब ये ऐसे बढ़ रहे हैं आगे। और हुगली को केवल ये लूट के लिए रखते थे। किसके लिए? लूट के लिए। तो दो और नाम आपको याद रखने हैं पुर्तगालियों से संबंधित। एक क्या याद रखना है? सेंथोम। और एक क्या रखना है? हुगली। ठीक है, ये मैंने कल नहीं बताया था। देखिए इसने क्या क्या जीता, क्षेत्र विस्तार कैसे कर रहा है। 1534 में बेसिन, मुंबई के नीचे वाला इलाका, और 1535 में दीव, और 1559 में दमन। ये कभी आएगा नहीं, आप प्रसन्न मत होना। सिलोन पर भी अधिकार कर लिया, मैंने अलग पॉइंट में लिखा है, जबकि ये मैं वहीं लिख सकता था, लेकिन इसको महत्व देने के लिए मैंने अलग से लिखा। 31 नंबर पे आइए, डचों के आने के बाद पुर्तगालियों का पतन शुरू हो गया, और डच भारत आने से पहले भी एक बार पुर्तगालियों को हरा चुके थे बांटम द्वीप पे। बांटम द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया के आसपास शायद, एक बार आप चेक करिएगा। ठीक है, देखिए 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का छीन लिया, ये इंपॉर्टेंट है। और मलक्का कहाँ है? मैंने बताया था ना, बोलिए, कल मैंने बताया था ना, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलक्का। और यहां मैंने बताया था मलक्का एक बंदरगाह था। क्या बताया था? मलक्का एक बंदरगाह था। ठीक है, अच्छा, जस्ट 3 साल बाद पुर्तगालियों के आने के, जस्ट 3 साल बाद पुर्तगालियों के आने के अंग्रेज भी आ गए, मतलब डचों के आने के। 1505 में कौन आता है? डच। 1605 में, और 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी। बोलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। अब दोनों ने मिलकर किसको हराया? पुर्तगाल को, जो 100 साल से, पिछले 100 साल से व्यापार कर रहे थे, जो पिछले 100 साल से भारत के साथ व्यापार कर रहे थे, उनको टारगेट में ले लिया दोनों ने। ठीक है, इसका मतलब इसका पतन तो सुनिश्चित हो चुका था, इसको अब कोई बचा नहीं सकता था। लेकिन पतन भी एकाएक थोड़ी ना होगा, धीरे धीरे होगा। तो डचों ने सबसे पहले क्या छीना इससे? मलक्का। फिर अंग्रेजों ने भी इनको 1611 में हरा दिया था, स्वाली, सूरत में। अभी अंग्रेजों को जब हम पढ़ाएंगे तो आपको वहां पे हम बताएंगे। 1628 में अंग्रेजों ने हरमुज छीन लिया। किससे? पुर्तगालियों से। ये इंपॉर्टेंट है, इसके सामने मुझे इंपॉर्टेंट लिखना था कि अंग्रेजों ने हरमुज छीन लिया। किससे? पुर्तगालियों से। कब? 1628 में, यानी 1608 में आए थे, 20 साल बाद हरमुज भी छीन लिया। आपको पता है पुर्तगालियों के कुछ प्रमुख अड्डे थे, जैसे हरमुज, जहां से व्यापार करते थे, जैसे भारत में गोवा, जैसे कोचीन, जैसे मलक्का, जैसे मलक्का, जैसे सिलोन। इनकी बस्तियां हुआ करती थी। और जब डच और अंग्रेज आए तो सबसे पहले इनके मेन मेन जगहों को छीना। सबसे पहले क्या छीना? हरमुज, गोवा, कोचीन, मलक्का, सिलोन। हम पहले आपका घर छीनेंगे, तब आप यहाँ से खुद ही भाग जाओगे, आपको मानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये काम दोनों ने मिलकर किया। ठीक है सर। अंग्रेज व डच धीरे धीरे पुर्तगालियों से सभी इलाके छीन लिए। देखिए नोट पॉइंट में हमने लिखवाया है ना कि अंग्रेज और डचों ने धीरे धीरे सभी इलाके पुर्तगालियों से छीन लिए। केवल 3 क्षेत्र इनके पास बचे हुए थे। कौन कौन से? गोवा, दमन और दीव। आइए 33 नंबर पे आइए। 1630 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से समझौता कर लिया। नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ दीजिए। 34 नंबर पे आइए, इंपॉर्टेंट है कि जो पुर्तगाली कंपनी आई थी, किस नाम से आई थी? एस्तादो द इंडिया। अब नोट पॉइंट आप अपने से पढ़ लीजिए जल्दी से। पुर्तगालियों ने क्या दिया हमें? कार्टज आर्मिडा का काफिला, प्रिंटिंग प्रेस, धर्म न्यायालय, पहली चर्च गोथिक शैली में, याद रखिएगा गोथिक शैली। ठीक है, पपीता, मक्का, आलू, खजूर नहीं, खजूर कट कर सकते हो। हाँ ठीक है, लिखा है। अब मोबाइल से तो हम नहीं कट कर सकते, ठीक है। हाँ, तो बादाम, काजू, मूंगफली आदि। एक क्वेश्चन है, संत जेवियर भारत कब आया? पुर्तगाली था और धर्म परिवर्तन करवाने में बड़ा माहिर था। इतना प्रभावशाली बात करता था कि लोग जस्ट ईसाई बन जाते थे। तो संत जेवियर भारत कब आया? 1542 में। और किसके साथ आया था? एक यहाँ का वायसराय था, मार्टिन डिसूजा। मार्टिन डिसूजा, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज इन्होंने क्या दिया? जापान के साथ व्यापार।
चांदी, आप समझना कि चांदी, भारत में चांदी को व्यापार की वस्तु किसने बनाया? जापान के साथ चाइना जापान के साथ इसने पुर्तगालियों ने चांदी और सोने का व्यापार ठीक-ठाक किया। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ अब? हमारी जो बात थी वो हो चुकी है। अब हमको आगे बढ़ना है। ठीक है? और आज हमारा जो मेन टारगेट है वो है डच। डच यानी मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? नीदरलैंड की। आप अपने नोट्स में देखते रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डच, नीदरलैंड या इसी को हम क्या बोलते हैं? हॉलैंड। हमारे इलाहाबाद में जब जाओगे तो इनके पढ़ने के लिए एक हॉल बना था, यानी वो छात्रावास बना था। आज भी उसको कहते हैं हॉलैंड हॉल। ठीक है? तो इस बात का मैं प्रमाण हूँ कि आज भी हॉलैंड हॉल वहाँ पे है, जहाँ इस देश के लोग रहते थे। ठीक है? अच्छा, सबसे बड़ी बात कि डचों ने भारत में कदम कब रखा? 1605 में। अब आप समझिए केवल, हमको बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। भारत में कदम रखा, लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना कब हो गई थी? 1602 में। तो मैंने आपको बताया था कि ये जब अपने यहाँ से निकले तो ये भारत में डायरेक्ट न जाकर के पहले कहाँ पहुंचे? इंडोनेशिया, मलाया, जावा, सुमात्रा, जकार्ता, इन सब देशों में। ठीक है? लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी यहाँ अपना एक क्षेत्र बनाया भारत में। भारत में इन्होंने अपना एक क्षेत्र बनाया, इसी क्षेत्र को कहते हैं मसूलीपट्टनम। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। ठीक है? अब आप समझो कि मतलब जो डच हैं, उनको किस लिए भारत में जाना जाता है? डचों ने भारत के सूती वस्त्रों को सबसे पहली बार विदेशों में बेचा। यानी सूरत से और यहाँ मसूरी कोरोमंडल तट से ये कपड़ा उठाते थे और अपने यहाँ भी बेचते थे और इंडोनेशिया में भी ले जाकर के बेचते थे और खूब पैसा इन्होंने कमाया सूती कपड़ों से। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के कपड़ों को निर्यात की वस्तु किसने बनाई है? भारत के कपड़ों को पहली बार विदेश में किसने बेचा? तो डचों ने। ठीक है? तो ये 1605 निकले तो 1602 में थे, लेकिन 1-2 साल इन्होंने कहाँ बिताया? इंडोनेशिया वाले इलाके में, जहाँ सिंगापुर है, मलक्का है, जावा है, सुमात्रा। हाँ, हाँ, 1602 में स्थापना कंपनी की। निकले 6 महीने में आ गए। इंडोनेशिया पहुंचे तो 1603, 1604 और 1605 में किधर ध्यान दिया इन्होंने? भारत की तरफ। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि सूती वस्त्र समझ जाओगे? सूती वस्त्रों का निर्यात, निर्यात मतलब बाहर भेजना, आयात मतलब बाहर से अंदर मंगवाना। हाँ बताइए। हाँ, हाँ, एक समूह के रूप में। एस्टाडो द कंपनी ऑफिशियल कहीं रजिस्टर नहीं थी, ऑफिशियली कहीं रजिस्टर नहीं थी। बस एक ग्रुप था जिसको कहा जाता था एस्टाडो द इंडिया। वो आए भारत, अपना व्यापार किए, तभी तो लूट करते थे, तभी तो सरकार। हाँ, क्या? हाँ, तो वही तो मैं लिखवाया ना आज 1628। वहां मैंने कल 1628 क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि 1628 में ये पतन की तरफ जा रहे थे। अंग्रेजों के आने के बाद, डचों के आने के बाद ये पतन की तरफ जा रहे थे, तो इनको लगा कि अब सरकार से मदद लेनी चाहिए। फिर ये सरकार से बातचीत किए, तब जाके कंपनी बनी, वरना ये लोकल लोग थे, इसीलिए तो लूटते थे, इसीलिए तो वहां की सरकार से इनका कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता था। बात क्लियर है? मतलब ऑफिशियली रजिस्टर्ड कंपनी नहीं थी। जो पुर्तगाली 100 साल भारत में रहे, ये अवैध रूप से रहे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी डच अपने देश से पहले रजिस्टर होकर तब यहाँ आ रही है। बात क्लियर है? ओके, जैसे आप बिना किसी से पूछे सरकार की मदद के आप नेपाल चले जाओ, व्यापार करने लगो, 10-20 लोग। ठीक है? तो ऐसे ही पुर्तगाली थी। डन। अब सूती वस्तुओं को इन्होंने निर्यात की वस्तु बनाई। आपको पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ उतरे? यहाँ। और डच कहाँ उतरे सबसे पहले? तो अंतर है ना? और अगर ये इधर उतरे हैं तो इनका ध्यान पूरा किधर है?
ऊपर की तरफ। ठीक है, तो कुछ नाम आपको और याद रखने हैं। जैसे एक नाम याद रखना है बालासोर। ये कहाँ है? उड़ीसा में। एक वर्ड है बालासोर, एक जगह है जो कहाँ है? उड़ीसा में। एक वर्ड आपको याद रखना है कासिम बाजार। ये एक बड़ी बाजार थी, महत्वपूर्ण बाजार थी बंगाल की। एक वर्ड आपको याद रखना है हुगली। क्या याद रखना है? हुगली, जो ये भी कहाँ थी? बंगाल में। आपको मैंने हिस्ट्री पढ़ाने से पहले ही कल बता दिया था कि भैया दो चीजें ध्यान रखना, एक क्या? समय, और एक क्या? स्थान। आपके लिए इतिहास लगभग सरल हो जाएगा। ठीक है, ये जो डच हैं ये थोड़े से समझदार हैं। इनका मतलब जो आईक्यू लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है सर? क्योंकि भारतीयों से इनकी बहुत बनती है। इनका झगड़ा भारतीयों से कभी नहीं हुआ। डचों का उलझना भारतीयों से कभी नहीं हुआ। थोड़ा ये ऑफिशियली थे, थोड़ा ये भारतीयों को पसंद करते थे, आप ऐसा समझ। ठीक, जबकि जब ये 1605 में यहाँ आ गए थे तो कुछ दिन बाद यहीं इन्हीं की मदद से 1608 में कौन आए यहाँ? अंग्रेज। तो ये अंग्रेजों से भी टैक्स लेते थे कि कपड़ा यहाँ से ले जाओगे तो पहले हमें टैक्स दो, क्योंकि व्यापारी थे ये। बेवकूफ इसमें सबसे था भारत। सबसे बेवकूफ कौन बना बैठा था? भारत। यहां तक कि कासिम बाजार में इन लोगों ने एक फैक्ट्री भी लगा दी, रेशम की फैक्ट्री। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि कासिम बाजार में इन लोगों ने रेशम की फैक्ट्री भी लगा दी और 3000 लोगों को जॉब दिया था भारतीयों को। कितने लोगों को? 3000 लोगों को इन्होंने जॉब दिया था डचों ने। डच कंपनी जो आई थी उसका नाम था वोक। क्या नाम था? वोक। ठीक है, अंग्रेजों से इनकी थोड़ी सी लड़ाई होती है और उस युद्ध को कहते हैं वेदरा, जहां 150 सालों के बाद डच अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं भारत से। किस युद्ध में? वेदरा। सर 1605 में ये भारत आए, तो हमारा प्रश्न ये है कि वेदरा का युद्ध कब हुआ? बताइए, सर्च करके मुझे बताइए कि वेदरा का युद्ध कब हुआ। बंगाल में है वेदरा। वेदरा कहाँ है? बंगाल में। तो आप मुझे बताइए कि बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1765 कि 1759? हाँ, दो ही मुझे डेट याद थी। तो हमने प्लासी से याद किया है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 2 साल बाद 1759। अब आप देखो जस्ट कितना आएगा? 1759 माइनस 1605। 9 में से 5 गया 4, ये 5 और यहाँ 1। यानी डचों की यात्रा भारत में कितने साल तक थी? 154 साल या 150 साल। उसके बाद डच अंग्रेजों से पराजित हो गए और पूर्णतः भारत छोड़ करके चले गए। तो डचों की यात्रा बहुत छोटी है। डचों से 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। सूती वस्त्रों का निर्यात किसने किया? और इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? 3000। गिनती आती है मुझे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। नहीं नहीं बेटिया, 3000 लोगों को इन लोगों ने क्या दिया था? रोजगार दिया था। बात क्लियर है? चलिए पीडीएफ पे आइए। डच कंपनी खत्म हो गई है। पीडीएफ पे आइए। डच 1605, देश नीदरलैंड, हॉलैंड। सबसे पहले कौन सा डच भारत आया था? कार्नेलियस हाउटमैन। ध्यान से सुनिए इधर मेरी बात। आपने पढ़ा कि कंपनी आई थी 1605 में, लेकिन ये जल यात्रा करके आई थी, जल मार्ग से। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्थल मार्ग से पहली बार कौन आया, तो 1500 नहीं, हाँ सॉरी, सही था। 1595-96 में एक व्यक्ति आया था जमीन के रास्ते, जिसको क्या नाम था? कार्नेलियस हाउटमैन। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डच था कार्नेलियस हाउटमैन जो पहली बार भारत आया था, लेकिन स्थल मार्ग से, नॉट वाटर वे, स्थल मार्ग से। ये मैंने लिखा है, आपको केवल ध्यान देना है ना? इसी को कहते हैं
बाल केंद्रित शिक्षा, जब बच्चा बिल्कुल मेहनत ना करे, सारी मेहनत कौन करे? शिक्षक, हैं? नहीं तो एक जमाना था जब हम लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते थे, घर से कोयला लेके आना और आते ही पूरा बोर्ड काला से पोतना, और कहीं भी व्हाइट दिख गया तो आज तो जिसका नंबर था वो मार खाएगा। तो हम तो सेल ढूंढते थे, सेल जो रेडियो में लगता था उसको फोड़ते थे जिस दिन मेरा नंबर आता था, और महीने में एक दिन मेरा नंबर जरूर आता था। तो हर बच्चे को पता था कि बोर्ड अगर काला नहीं हुआ तो बहुत कुछ काला होने वाला है। ठीक है, मास्टर फिर हचक के मारता था। वहां ये नहीं था कि मतलब बाल केंद्रित शिक्षा थी, वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। शिक्षक केंद्र में बैठा था, बच्चे चारों तरफ। अब बच्चा केंद्र में है, शिक्षक चारों तरफ है। आइए देखिए, तो कार्नेलियस हाउटमैन जो है सबसे पहली बार भारत आता है। ठीक है सर, अच्छा पॉइंट है। इन लोगों ने अपने व्यापार की शुरुआत कहां से की? सुमात्रा, यानी इंडोनेशिया वाले इलाके से, भारत से नहीं। ठीक है, इनकी कंपनी का नाम था वोक। इसका फुल फॉर्म है, मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है यहाँ पे। डचों की प्रारंभिक यात्रा वाला क्षेत्र क्या था? इंडोनेशिया। ये तो आप जानते ही हो। अंग्रेजों का भी और डचों का भी जो व्यापारिक शुरुआत होती है वो भारत से नहीं बल्कि कहां से शुरू होती है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया याद रखो, पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों से आते ही अंबायना जीता। अंबायना एक क्षेत्र है, ठीक है, उसको इन्होंने जीत लिया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जकार्ता कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। मसूलीपट्टनम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसके सामने मेरा पेन चला हुआ है। अभी अभी मैंने बताया भी था, देखिए डचों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? बताया कि नहीं अभी अभी? ओके, मसूलीपट्टनम। प्लीज याद रखिएगा, अंग्रेज पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? हाँ बिटिया बोलो। ठीक है, कोचीन, कन्नूर दूसरी, कालीकट। ठीक है प्लीज, यही आता है एग्जाम में और तुम यही भूल जा रहे हो। पहली फैक्ट्री ही सबकी पूछी जाती है और पहली फैक्ट्री ही भूल जा रहे हो। तो कोचीन पश्चिमी तट पे है, जबकि मसूलीपट्टनम पूर्वी तट। याद रहेगा? ठीक है, ठीक। आइए, सेकंड फैक्ट्री निजामपट्टनम, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हैदराबाद में लगाए थे ये लोग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पुलिकट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डचों का हेडक्वार्टर है ये। फिर से मैं बता रहा हूं, डचों का हेडक्वार्टर है पुलिकट। यहां पुलिकट झील भी है। सर्च करिए पुलिकट, अरे सर्च करिए पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है, तो आप क्षेत्र खुद ही पता चल जाएगा आपको कि पुलिकट कहाँ स्थित है। तो डचों का जो फेवरेट प्लेस था वो क्या था? पुलिकट। क्या पुलिकट शब्द याद रहेगा आपको? ठीक है, डचों का जो फेवरेट शब्द था, जगह थी, वो कौन सी थी? पुलिकट। ठीक है, पुलिकट को इन लोगों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके ले लिया। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि पुलिकट में किस वर्ष फैक्ट्री लगाई गई? 1610 में। आई कब थी ये? 1605 में। ठीक है सर, आगे बढ़िए। इस पुलिकट को अपना हेडक्वार्टर बना लिया, और जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि ये सोने के सिक्के ढालते थे, इसको क्या कहा जाता था? स्वर्ण पगोड़ा, केवल पगोड़ा नहीं। ठीक है, स्वर्ण पगोड़ा, देखो सही से पढ़ो। हाँ हाँ, पैगोड़ा, स्वर्ण, स्वर्ण पैगोड़ा। वहां पे पुलिकट में एक इन्होंने सिक्के बनाने की फैक्ट्री लगाई, सिक्के बनाने की कंपनी लगाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरे वो सूर्य वाली मंदिर, वो अलग चीज है। आगे बढ़ते हैं, अब इनके फैक्ट्रियों का तांता लगाते हैं हम। सूरत में 1616। तो बताओ, अंग्रेजों ने पहले फैक्ट्री लगाई सूरत में कि डचों ने? ना ना, सूरत में फैक्ट्री अंग्रेजों ने 1613 में लगाई थी, और ये कहां लगा लिए? 1616 में। बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी ना? ठीक है, ओके।
अंग्रेजों की सूरत अच्छी थी, इसलिए सूरत में पहले। डच बहुत कट-कट करते थे, बहुत बोलते थे, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ? पुलिकट में। और पुर्तगाली हर चीज़ छीन लेते थे, इसलिए कोची। याद रहेगा, हर चीज़ छीनने वाला कौन था? और कट-कट कौन करता था? और सूरत किसकी बेहतरीन थी? याद रहेगा? अभी मैं जिंदा हूं, परेशान मत होना, ठीक है? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बिमलीपट्टनम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कहूंगा कि सब भूल जाना, लेकिन बिमलीपट्टनम याद रखना। डचों की निगाह से बिमलीपट्टनम और 1641। 1641 में ही इन लोगों ने कुछ छीना था पुर्तगालियों से। बताइए क्या? डचों की बात हो रही है ना। तो डचों ने पुर्तगालियों से 1641 में कोई एक क्षेत्र छीना था। नहीं पता? अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं अभी। ठीक है, आइए अपने पॉइंट पे आइए। पीपली पहली फैक्ट्री है बंगाल में। पीपली है पहली फैक्ट्री बंगाल में। अच्छा एक बार बताओ मुझे, जहां मैं पेन रखूंगा वहां तुम लोग मुझे बताना कि कौन सा शहर है। ठीक है, कौन सा शहर है तुम लोग मुझे ठीक है बताना। ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से जो भी बना हो। ठीक है, यहाँ बंगाल। जितना जानना था उतना तुम जान गए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस राज्य में लगाई वर्तमान में? अंग्रेजों ने गुजरात, ठीक है, सूरत, गुजरात। डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तमिलनाडु। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ वही पुर्तगालियों ने कहाँ लगाई? ये भी आपको पता, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि वर्तमान में कहाँ थे। किताबें तुम्हें कुछ नहीं सिखाने वाली, और रट्टू तोता वाला मास्टर तुम्हें लिखवाने वाला है बस। मैंने पहले दिन ही कहा था कि हिस्ट्री में रटवाने वाला नहीं हूं, हिस्ट्री तुम्हें समझाने वाला। तो वर्तमान में भी पूछा जा सकता है। जैसे कुछ फैक्ट्रियों का नाम हम ले रहे हैं, आप मुझे बताइए कहाँ है। सबसे पहली फैक्ट्री पीपली कहाँ है? इसका मतलब आपको जगह पता होनी चाहिए। अगर मैंने कहा पीपली तो पीपली यहाँ। अगर मैंने कहा कासिम बाजार तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? अगर मैं कह रहा हूं बालासोर तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? ठीक है, अगर मैं पुलिकट कह रहा हूं तो इतनी समझ बच्चा आपको होनी चाहिए। यानी डचों ने पूरब में अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई? पीपली में। इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डचों द्वारा पूरब में, भारत के पूरब में लगाई गई पहली फैक्ट्री पीपली। बालासोर कहाँ है सर? पुलिकट कहाँ है सर? और मसूलीपट्टनम कहाँ है सर? कोचीन कहाँ है सर? कालीकट कहाँ है? केरल। कन्नूर कहाँ है? केरल। ये तीनों यहाँ है। ठीक है, तो इतनी समझ आपको हो, ले लीजिए फोटो। मैपिंग के थ्रू तुम लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है। चिनसुरा कहाँ है? चिनसुरा है, चिनसुरा कहाँ है? सर्च करो एक बार, सर्च करके बताओ मुझे चिनसुरा। जल्दी करो जल्दी करो। वेयर इज चिनसुरा? ये अराजक तत्व है, मेरे ज्ञान को भ्रमित कर देता है ना। आइए
तो चिनसुरा में इन लोगों ने 1653 में फैक्ट्री लगाई, हाँ या ना? और यहाँ किलेबंदी फैक्ट्री लगाई, पहली किलेबंदी की फैक्ट्री लगाई, चारों तरफ बाउंड्री करवाई और इसका नाम रखा गुस्तावत फोर्ट। कौन सा फोर्ट? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना चिनसुरा में फैक्ट्री कब लगी, 53 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। नेगापट्टनम, गोलकुंडा, कोची। नेगापट्टनम, गोलकुंडा, कोची। गोलकुंडा मतलब ये वाला इलाका, ठीक है। आगे बढ़िए। सूती कपड़ों को विशेष महत्व किसने दिया? डचों ने। 1650 में कासिम बाजार में रेशम की चक्री या चक्की इन्होंने स्थापित की, जो मैंने अभी आपको क्लास में पहले ही बताया था। कासिम बाजार में 1650, बस याद कैसे करोगे? कब आए थे? जीरो उठा करके कासिम बाजार 1650 में, कासिम बाजार। चिनसुरा 1653, कासिम बाजार 1650, चिनसुरा 1653, सूरत 1616, सूरत 1616। तो आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित फैक्ट्रियों को सही क्रम में लगाइए, तो बहुत हार्ड नहीं पूछता है, वही पूछेगा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। ओके, 3000 कारीगर रखे, ये बात हो चुकी है। 1759 में वेदरा के युद्ध में डचों की पराजय हुई, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से, 154 सालों के बाद। और डच नाम का जो शैतान था अंग्रेजों के सामने से हट गया। अब पुर्तगाली हट ही चुके थे, ठीक है। अब इनको लड़ना था केवल और केवल फ्रांसीसियों से। डेनिस अपना पूरा सामान बेच के इनसे चले गए थे अंग्रेजों से। डेनिस अभी आएंगे तो कुछ सालों में बेच के चले जाएंगे, कहेंगे भैया हाँ हाँ, आगे पढ़ने, आगे वाला पॉइंट है ना, तो उसको समझाने दीजिए मुझे। डचों का व्यापार सहकारिता या कार्टल, जो भी आप बोल लीजिए, दो में से कोई एक। मतलब ये लोग प्राइवेट लोग थे। सहकारी मतलब सरकार का आधा हिस्सा। सहकारी का मतलब क्या होता है? जिसमें सरकार का समर्थन हो, सहयोग हो, लेकिन जनता काम कर रही हो, अपने से नियम कानून जनता बना रही है, ठीक है। सहकारी का मतलब क्या होता है? सेमी गवर्नमेंट, वेरी गुड। सहकारी का मतलब क्या होता है? सेमी गवर्नमेंट। तो सहकारी या कार्टल सिस्टम पर यह आधारित था। और एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा पैसा अपने हिस्सेदारों को बांटा है अगर किसी कंपनी ने, तो किसने? डचों ने। एक एक व्यक्ति को 18-18% दिया जाता था, पूरे लाभ का 18%। वरना इतनी बड़ी कोई कंपनी नहीं है पूरे इतिहास में। ये अंग्रेज 1-1% देते हैं, 2-2% देते हैं, और ये अपने शेयर धारकों को 18% देती थी। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो डचों से 5 क्वेश्चन तैयार कर लो। सूती वस्त्र, कासिम बाजार, पीपली और वेदरा का युद्ध और पहली फैक्ट्री। पांचों का जवाब मुझे दो। डचों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई? मसूलीपट्टनम, पुलिकट हेडक्वार्टर था उनका, ठीक। और डचों ने सबसे फेवरेट वस्तु कौन सी चुनी? सूती वस्त्र। डचों ने वेदरा का युद्ध किससे लड़ा? ठीक है। डचों ने किस स्थान पर रेशम की चक्की लगाई? कासिम बाजार। चिनसुरा में कब लगाई? 1653 में। 1650 में भी कुछ किया था क्या? क्या किया था? हाँ तो वही बताओ ना। कासिम बाजार में रेशम की चक्की लगाई थी। क्या ये लोग सूरत में भी थे क्या? क्या ये सूरत में 1616 में फैक्ट्री लगाए थे क्या? 1616 में ये अंग्रेजों से कंपटीशन रखते थे। तो जब देखा सूरत में अंग्रेजों ने 1613, हम ही तुमको भारत ले आए, हम ही तुम्हें कपड़ों का महत्व बताए, और तुम हमसे पहले फैक्ट्री लगा लिए, बुरा लगेगा ना मुझे। इसलिए हमने सबसे पहले सूरत को कवर किया 1616। लेकिन जीतना तो किसी एक ही व्यक्ति को था ना। किसको? अंग्रेजों को। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? एक बार आप डचों को फिर से पढ़ लीजिए, 2 मिनट मैं पानी पी लूं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तरीका सही है?
क्योंकि आपके पास समय भी तो कम है, फिर कभी मुलाकात होगी तो आप जीएस का बैच ज्वाइन करिएगा, ठीक? जीएस का बैच बहुत जल्दी हम लोग चलाने वाले हैं, सुबह 7 से 9, कंप्लीट जीएस यूपीपीएससी लेवल की। आप बैठ जाओ, किसी भी लेवल की जीएस पढ़ के जाओ। नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, यही 7 से 9, ठीक है? नहीं, उसके लिए अलग फी है, वो पूरा कोर्स है जीएस, कंप्लीट कोर्स, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा अब। चाहे आप यूपीपीसीएस देने जाइए, चाहे आरओ देने जाइए, चाहे बीओ का एग्जाम दीजिए, या किसी भी एग्जाम में बैठिए जहां जीएस आता हो, यूपीएससी छोड़ के। हाँ, केवल जीएस बाई में ही। लगभग कोर्स 8 से 10 महीने का होगा। हाँ, 8 महीने का 10 महीने पूरा कोर्स होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कंप्लीट बैच आपको जीएस का मिलेगा 7 से 9, ठीक? अब उसकी फीस जो भी हो वो ऑफिस वाले जाने। मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि आपको मैं बहुत जल्दी जीएस का बैच देने वाला हूँ, और वो जीएस जो आप कभी नहीं भूलोगे। नोट्स आप अपने पास रखना, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। यहाँ भी नहीं, वहाँ नोट्स बनवाऊंगा। हाँ, यहाँ तो आपका 5 तारीख को एग्जाम है, अभी अपने असली रूप में मैं आ जाऊंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बहुत समझाऊंगा, बहुत पढ़ाऊंगा, तो फिर 2-3 चैप्टर हो पाएगा आपका, 4 चैप्टर, उतने से काम चलेगा नहीं। इसलिए ये रास्ता मैंने आपके लिए चुना, ताकि आप पहुंच सको वहां तक। कोई दिक्कत? माइनस क्षेत्र है इंडोनेशिया के साइड में, देख लीजिएगा एक बार कहाँ है, एग्जैक्ट कहाँ है देख लीजिएगा। देख लीजिए, जैसे तो तुरंत देख लीजिए, तो हमें भी बता दीजिए, सबको बता दें। अम्बायना कहाँ स्थित है? वेयर इज अम्बायना? जल्दी करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा। केरला में। कहाँ? ठीक है, सॉरी, केरला में है ना? श्योर हो? ठीक है। बहुत बहुत मार खाओगे, मैं माइक लगाया हूँ ठीक है। अच्छा, आप सर्च कर लेना, ठीक है, कि अम्बायना। अच्छा, तो आप ये सर्च कर लो ना, ईयर डाल के, कि डचों ने पुर्तगालियों से जो अम्बायना जीता था, वो वर्तमान में कहाँ है। वो भी गूगल ही है ना, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा थोड़ी थोड़ी नहीं है। वो बस पूछता है कि आप क्या पूछ रहे हैं। शॉर्ट में पूछोगे शॉर्ट में बताएगा, पूरा पूछोगे पूरा बताएगा, वो तो एआई है ना। हम्म ठीक है, इंडोनेशिया ना। बहुत मार खाओगे, जो लोग मेरे ज्ञान को इधर उधर कर रहे हैं, मेरे हाथ में अगर जल आ गया अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैंने बताया था कि वहीं आसपास है, एग्जैक्ट नहीं पता था। क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, आइए। अब जो कंपनी है जो भारत आ रही है, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। जितने लोग भी कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं उन सबको ये मान जाता हूं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ही नहीं। तो सर, प्रश्न ये है कि फिर कौन सी कंपनी भारत आई? अभी तक यही पढ़ा हम लोगों ने, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नाम, हाँ ठीक है, इसलिए तो मेरा अवतार हुआ है, मेरा जन्म थोड़ी ना हुआ है। सारे समस्त शंकाओं को दूर करने के लिए मेरा अवतार हुआ। हमको पता है, आओ देखो क्या पता है। अरे यार, ज्यादा ज्यादा क्या बोलेंगे ये लोग।
बस चलो देखो भैया 1833 बात नहीं प्लीज। 1833 में ये नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। आज जान लो, कोई भी तुमसे पूछेगा, बहस करेगा, उसको बता देना। पहली बात तो इतिहास में तुम्हें ज्ञान कोई दे नहीं सकता, ठीक है। और अगर देता भी है तो उसको बता देना कि तुम बहुत मतलब अपर लेवल पे जानते हो, बस तुम्हें क्रस्ट का नॉलेज है, मेंटल और कोर का नॉलेज नहीं है। जैसे पृथ्वी के 3 भाग होते हैं ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, मतलब क्रस्ट में भी ऊपर का हिस्सा जानते हो बस, तो भूपर्पटी ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, देयर इज नो ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशन। जब एस्टेब्लिश हो रही थी तो कोई ईस्ट इंडिया नहीं थी सर। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ वर्ष मैं लिखने जा रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 से बनी, लेकिन प्रश्न हमारा ये है कि 1600 में जो कंपनी बनी फिर उसका नाम क्या था। 1600 में एक वहां का व्यापारी था जो बड़ा ढीठ किस्म का था, उसका नाम था लॉर्ड मेयर। देखो डचों की कहानी में क्यों नहीं सुना है तुम्हें बहुत ज्यादा, क्योंकि डचों से कोई महत्व नहीं है। बस 4-5 चीजें याद कर लेना, डचों से फंस जाएगा जो मैंने बोला है, ठीक है। पूरा भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जहां मुझे कहानी सुनानी है वहां मैं सुनाता हूं। जैसे अंग्रेजों की कहानी मुझे सुनानी है, पुर्तगालियों की कहानी मुझे सुनानी थी, ठीक है। ओके, तो लॉर्ड मेयर ने महारानी विक्टोरिया से संपर्क किया। किससे किया? हाँ, आंख बंद कर लो, हैं, और जो मैं बोलूं वही बोलो तुम लोग, और किसी दिन मैं क्लास छोड़ के चला जाऊंगा। एलिजाबेथ, मैंने कैसे याद किया? ऐसे मैं भी वो भूल जाता था। तो अगर तुम स्वर व्यंजन पढ़ो तो पहले ए आएगा कि पहले व आएगा? तो सब कुछ पूर्व निर्धारित है। मैं अवतार ले चुका हूं, मैं सब कुछ सिस्टमेटिक करूंगा, है ना। फिर यहाँ से सरयू नदी जाऊंगा और वहां समाधि ले लूंगा, ठीक है। जो मैं करने आया था वो मैं कर चुका। तो सर महारानी एलिजाबेथ, बताइए एलिजाबेथ की डेथ कब हुई थी? अकबर और इनके बीच में बहुत प्रेम था, जानते हो कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। अकबर और इनके बीच में बहुत प्रेम था। 1603 में इनकी डेथ होती है और अकबर की कब हो जाती है? अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इनके वियोग में हो गई, है ना, लेकिन तुम्हें कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। क्या कनेक्शन बिठाना पड़ेगा? 1603 में एलिजाबेथ की डेथ और 1605 में अकबर की डेथ। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। 1600 ईस्वी में लॉर्ड मेयर ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, लगभग 217 लोगों को, और 217 लोगों में 24 लोग ज्यादा पैसा लगाए थे लगान। लॉर्ड मेयर वहां का व्यापारी था, हेड था, मतलब अच्छा व्यापार करता था, एक रिच पर्सन था, जैसे अंबानी, ठीक है। तो लॉर्ड मेयर ने महारानी से संपर्क किया कि महारानी एक काम करिए कि आपका भी एक हिस्सा लगा देंगे और हम लोगों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने दीजिए। पुर्तगाली और डच बहुत पैसा कमा रहे हैं और अगर आप आज्ञा दीजिए तो हम लोग भी इसमें आगे जा सकते हैं। तो महारानी ने कहा ठीक है, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, शुरुआत में ट्रायल के लिए 15 वर्षों के लिए। कितने ईयर्स? 15 ईयर्स के लिए एक चार्टर दे दिया और उसी चार्टर को कहते हैं राजलेख 1600। क्या कहते हैं? राजलेख की हिंदी होती है चार्टर। तो चाहे आप चार्टर लिख दीजिए चाहे राजलेख लिख दीजिए। तो राजलेख 1600 के द्वारा एक ग्रुप को, व्यापारियों के समूह को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली। और कितने सालों के लिए? एक चीज ध्यान रखना, मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूं, ब्रिटेन इन दिनों कुछ भी नहीं है। ब्रिटेन में अंधकार है, ब्रिटेन में पैसे की बहुत कमी है, ब्रिटेन भिखमंगा है इन दिनों, क्योंकि ब्रिटेन पश्चिमी में आता था यूरोप के, और तुम्हें पता है कि सारी धन संपत्ति कहां थी? पूर्वी में, और पश्चिमी वाले एकदम बिल्कुल गरीब। तो ब्रिटेन भी उन्हीं गरीबों में से एक है। जैसे फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन गरीबों में से हैं, वैसे ब्रिटेन भी उन्हीं गरीबों में से एक है। लेकिन हाँ, वहां के कुछ लोगों के पास पैसे हैं जो देश विदेश में व्यापार करते हैं, और उसी में से कौन था ये? मतलब देश गरीब, आदमी
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। महारानी एलिजाबेथ ने लालच में आकर के इनको दिया कि चलो कुछ हिस्सा हमारा हो जाएगा, लेकिन संयोगवश कि 1503 में इनकी डेथ हो गई, सॉरी 1603 में इनकी डेथ हो गई। अगर यहां से जोड़ो 15 साल तो 1515 में आना चाहिए, और इनकी डेथ कब हो गई? 1603 में। यानी अब मैटर गड़बड़ हो गया, अब मैटर थोड़ा सा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, पीडीएफ में जाइए जरा, आप देखिए वहां जेम्स प्रथम लिखा है कि चार्ल्स प्रथम? नहीं 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 नहीं, महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्ष की अनुमति दी। सबसे पहला नाम जेम्स प्रथम। ठीक, चलिए जेम्स प्रथम, हाँ आइए मुझे याद है। तो अब कुर्सी पे कौन बैठा, इनको याद नहीं करना है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जेम्स प्रथम ने क्या कहा कि भैया सुनो, जो महारानी ने तुम्हें पत्र दिया है लिख करके, उस पे हमसे दोबारा सिग्नेचर करवा लो। 1609 की बात है ये, 9 साल हो चुके थे और 15 साल में 6 साल बाकी था। तो कंपनी ने सोचा एक काम करते हैं कि इनसे और बढ़वा लेते हैं कुछ पैसे देकर। तो जेम्स प्रथम को कंपनी ने, सोचो राजा को पैसे दे रहे हैं सब, और दे करके और भी अनिश्चित काल के लिए बढ़वा लिया। जाओ, जब तक व्यापार करना चाहो, व्यापार नहीं, याद रखना एक वर्ड यूज होती है इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं, मतलब मेरे अलावा कोई व्यापार नहीं करे। जैसे कुछ पुरुष मोनोपोली लव करते हैं कि मेरे अलावा कोई और नहीं, और कुछ लोग कैसे करते हैं, हैं? आइए, तो 1609 में अनिश्चित काल के लिए मोनोपोली दे दी गई, अनिश्चित काल के लिए। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है, और कुछ दिन बाद गद्दी पे बैठते हैं चार्ल्स प्रथम कि चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, इतना इनकी हालत खराब थी कि इन्होंने 17 लाख समथिंग कुछ, कितना लिखा है, 1,70,000 पाउंड, ना कि रुपया। ये सब कहानी है, ये सब तुम्हें पढ़ना नहीं है, मैं तुम्हें एक बैकग्राउंड बता रहा हूं ईस्ट इंडिया कंपनी का। लिसन, इधर देखिए प्लीज। तो इन्होंने कुछ उधार मांगा, और किससे मांगा, कंपनी से। कंपनी ने कहा देंगे वो पैसा, लेकिन उसके बदले में बहुत सी चीजें हमको चाहिए, जैसे युद्ध करने का भी लिखिए इसमें कि हम भारत में युद्ध कर सकते हैं, भारत में हम फोर्ट बना सकते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो आप सेना भिजवाएंगे यहाँ से। इसने कहा यार मर रहे हैं, पहले तुम पैसा दो, और तुमको जो लिखना हो पन्ने में अपने से लिख लो। वही वाला पन्ना है कौन सा, महारानी वाला, उसी पेज में पॉइंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं 1600 वाले में। मतलब ये कंपनी लगातार राजा को गुलाम बनाती चली जा रही है। डन। समय आता है जेम्स द्वितीय का, किसका आता है, जेम्स द्वितीय का, और ये समय है 1600। यहाँ की जनता ने जब ये देख लिया कि राजा किसी काम का नहीं है, कंपनी से उधार ले रहा है, एक काम करो इसको मार के भगा दो। और जेम्स द्वितीय को इन लोगों ने राजा के पद से हटा दिया। किसको, जेम्स द्वितीय को। और यहां पर अब राजा नहीं बल्कि क्या स्थापित की गई, और नाम मात्र के राजा कौन बने, विलियम थर्ड और बीबी मेरी। अरे मेरी बीबी नहीं, उनका नाम ही था बीबी मेरी। ठीक है, तो अब ये दो लोग नाम मात्र के राजा, कि कोई नियम बनेगा तो सिग्नेचर कर दी हो बस, बाकी जो हमारी परंपरा है उसको हम नहीं खत्म कर रहे हैं। आपकी कुर्सी मेंटेन रहेगी, लेकिन आपकी पावर मेंटेन नहीं रहेगी। दुनिया कहेगी कि अपने राजा को ही खा गए, तो नहीं, आप बैठिए कुर्सी पे, लेकिन बिल्कुल बूढ़े आदमी की तरह। आपका काम केवल सिग्नेचर करना है, सलाह देना नहीं। ठीक है, हाँ। अब 1688 को ही गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। कोई भी खून नहीं बहा, एक भी बूंद नहीं गिरा। इसी को इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं,
इसी को इंग्लैंड की क्या कहते हैं? गौरवपूर्ण क्रांति। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या घटना थी? जेम्स द्वितीय को गद्दी से हटा दिया गया था। अब संसद बनी, तो संसद बनेगी तो पार्टी बनेगी, हाँ या ना? और पार्टी बनेगी तो क्या होगा? और चुनाव होगा तो कोई जीतेगा, कोई हारेगा। तो एक पार्टी बनी जिसका नाम था हीग, ये जीत गई वहां ब्रिटेन में। कब की बात कर रहा हूं? 1700 के आसपास। और इसने जैसे ही जीता, इसके टारगेट पे, जैसे बाबा रामदेव के टारगेट पे कांग्रेस के टारगेट पे बाबा रामदेव आ जाते हैं। अभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं, बाबा रामदेव देश छोड़ दें, तुरंत रवाना। रीजन? क्योंकि कुछ सरकारें कुछ पार्टियों को टारगेट की रहती हैं जो विपक्षी पार्टी को फंडिंग करते हैं। जैसे सपोज दैट बीजेपी को अंबानी जी फंडिंग करें, बाबा रामदेव फंडिंग करें। तो जब कांग्रेस एकदम चुनी बैठी है कि हार में इसका भी पैसा लगा हुआ है और जिस दिन मैं जीता उस दिन इन दोनों को भस्म कर दूंगा। ऐसे ही जो हिग पार्टी थी उसने किसको टारगेट में लिया था? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट, या ऐसे नाम था उसका, कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। जो कंपनी कब बनी थी? 1600। कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। एक ऐसी कंपनी लंदन की जो कहाँ? ईस्ट इंडीज, इंडिया और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहती है। यूनाइटेड में लगाइएगा, केवल ईस्ट इंडीज, ठीक है। 1688 नियर अबाउट 1700 में ही पार्टी आई। इसने सबसे पहला वार किस पे किया? ऐसे करना, किसी एक कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार। अब सबसे ज्यादा दिक्कत में कौन आएगा? ये 24 लोग, ये 217 लोग। अरे यार, ये पार्टी जीती कैसे? और जीती इसलिए इनकी में मोनोपोली बर्बाद। और इसने कहा एक नई कंपनी बनाओ जिसका नाम क्या था? न्यू कंपनी। तो उसका नाम ही था न्यू कंपनी। अब भारत जाओ, भारत गई, इसने कहा कुछ पैसा वैसा ले आओ, तब तो जाओगे भारत। हर नेता अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। इसने लगभग 70 लाख रुपए दिए, 70 लाख पाउंड। बहुत बड़ी कंपनी, बहुत रिच कंपनी। और भारत में जाके मोनोपोली ले लिया इसने। मोनोपोली इनकी खत्म हुई थी, पुरानी वाले की, इसकी मोनोपोली शुरू। अच्छा, ये सब एकदम ठंडे बस्ते में, इनकी औकात नहीं है। अब ये आ गए भारत। जो तुम सुनना चाहते थे ना कि कंपनी 1608 में आई तो औरंगजेब के मरने तक क्या की, 100 साल का क्या इतिहास। आपस में ही उलझे पड़े थे वो, आपस में ही वो मरे कटे जा रहे थे 100 सालों तक। अब न्यू कंपनी को इतना लॉस हुआ क्योंकि न्यू कंपनी पैसे में तो मजबूर थी, लेकिन 70-80 साल से जो कंपनी एक एक गली जानती है भारत की, एक एक राजनीति जानती है, उसको पिछाड़ दोगे तुम? अब कोई आदमी जाए, नया आदमी बिल्कुल एमए पीएचडी, और लालू यादव को कह दे बिहार में कि हाँ, आप कुछ नहीं जानते हो। लालू यादव कहेंगे ठीक, 2-4-10 दिन बाद चुनाव है, देख लेना क्या होगा। ये कंपनी माइनस में चली गई, इतना लॉस हुआ इसका। इसने फिर फोन लगाया किसको कि सर कुछ समझौता करवाइए वरना बर्बाद हो जाएंगे। इसने कहा ठीक है, ओल्ड कंपनी प्लस मिल जाओ, काम करो। ठीक है, काम शुरू हो गया, ये थोड़ा प्रॉफिट में आने लगी। तब तक में इनका दिमाग फिर खराब हुआ, इन्होंने एक और कंपनी बनाई और फिर एक और कंपनी बनाई, क्योंकि इनके टारगेट में तो ये थी ही ना। इससे दोस्ती क्यों किया हमने? मजबूरी में, ताकि अपनी कंपनी को बचा सकें। लेकिन 2 लोग और आ गए कि अरे सर, हमको भेजे होते आप, इससे अच्छा। आते हैं ना बगल से कि सर आप हमको भेजे होते तो हम पूरा लूट के चले आते। किसने कहा जाओ 2 लोग। तो ए नाम की कंपनी कोई गई और बी नाम की, दोनों का वही हाल हुआ जो अंत में मीटिंग हुई कि एक बार बताओ कि तुम लोग देश के लिए काम करना चाहते हो कि अपने लिए?
पूरी कंपनियों ने एक आवाज में कहा ब्रिटेन के लिए। सर्वोपरि ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन को, एक गरीब घर है मेरा, 5 भाई हैं, 4 भाई हैं। अब पिता बुला के पूछ ले कि तुम लोग अपना-अपना घर बनवाना चाहते हो कि अपनी फैमिली के लिए काम करना चाहते हो? क्या जवाब आएगा? फैमिली के लिए। इन चारों भाइयों ने एक स्वर में कहा कि ब्रिटेन के लिए। और 1708 में ओल्ड और इसका नाम क्या पड़ा? द यूनाइटेड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द यूनाइटेड, मतलब सभी कंपनियां क्या हो गई हैं? मिल गई हैं। पीडीएफ पढ़ना आपको मजा आएगा। बोर्ड देखिए, बोर्ड पे देखिए, बस एक लास्ट मिनट। 1708 से द यूनाइटेड चलता था और कहां तक चला? 1708 से 1833 तक, 150 सालों तक, 130 सालों तक द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? यूनाइटेड लगा दिया क्योंकि मिल गई थी सारी कंपनियां। लेकिन बहुत बड़ा नाम आता था, फॉर्म नहीं भर पाते थे ये लोग, हर बार इतना बड़ा नाम लिखते थे। महारानी को बताते थे कि हमारी कंपनी द यूनाइटेड। नहीं, अबे हटाओ यार, जब अपनी कंपनी की बात करने कोई और है नहीं तो इसका नाम बदलो ना। और इसका नाम क्या रखा? बुझले कि नहीं खे? हाँ हाँ, उसी चार्टर एक्ट में इसका शॉर्ट नेम रखा गया। बार बार रिफिल खर्च हो रही थी इतना बड़ा नाम लिखने में। अब भूल जाते थे, कहीं आप नहीं लगता था, कहीं इन नहीं लगता था, हैं, तो हमने सीधे सीधे कह दिया इसका नाम क्या होगा? ईस्ट इंडिया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये नाम का इतिहास हो गया। अब हम कल से पढ़ेंगे कि पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगी, तीसरी कहाँ लगी, या किस अंग्रेज ने कैसे प्रयास किया भारत में खुद को खड़े रखने का, भारत में अपना शक्ति स्थापित करने का, व्यापार करने का प्रयास किस अंग्रेज ने कब किया। इस बात की चर्चा हम आपसे कल करेंगे। बात क्लियर है? ये तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अब कोई कहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कह देना हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन वास्तव में सारी कंपनियां कब मिली? 1700। और आए कब थे? तो कितने साल बाद मिले? इस बोतल में मैं जा सकता हूँ? यार 1608 में आए, 1708 में तो 108 साल हुआ। 100 सालों बाद ये आपस में मिल गए। यानी 100 सालों तक, देखो 88 तक तो व्यापार ही चला इनका, एक कंपनी का जो पहली वाली पुरानी वाली थी। 1608 में आई थी, 88 तक व्यापार किया। यानी कितने सालों तक व्यापार किया? 80 सालों का अनुभव ये छोटी मोटी कंपनियां ले लेंगी। वास्तव में पुरानी कंपनियों ने इनको संभाल लिया अपने अंदर। जो एक मेन कंपनी थी पुरानी वाली, एलिजाबेथ वाली, उसने इन तीनों को कैप्चर कर लिया कि अपना परसेंटेज ले लेना, नियम कानून ज्ञान देने की कोशिश न करना। तो तुम ऐसा ही समझो कि वही पुरानी वाली कंपनी ही थी। लेकिन ये मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए तुम्हें बताया कि 88 के बाद चुनाव हुआ, संसद की शक्ति आ गई। इसी को कहा जा ओए, इसी को कहा जाता था रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। फिर कौन सी पार्टी आई? एक पार्टी, चुनाव हुआ, इसने कौन सी कंपनी बनाई? फिर उसके बाद 2 कंपनी और बनाई, क्योंकि ये अपोजिट चलती थी किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी मैं भी बोल रहा हूँ। द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए वो लोग भी ऐसे करते थे, बहुत लंबा नाम है ना? लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? टोटल सदस्य कितने? लेकिन मेन कौन थे? जो कंपनी के लिए नियम बनाते थे। इसीलिए इनको कहा जाता है सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी को चलाने वाले लोग। तो अगर भविष्य में क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा पॉलिटी में कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सदस्य थे, यहीं से पॉलिटी भी निकालूंगा। अभी हिस्ट्री और पॉलिटी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिसको हिस्ट्री नहीं आएगी उसको पॉलिटी नहीं आएगी। क्योंकि
अभी ये हिस्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं, और जैसे ही ये जमीन छीनेंगे, शक्ति प्राप्त करेंगे, तो शक्ति पॉलिटी का हिस्सा है, राजनीति का हिस्सा है, ना कि इतिहास का। बात क्लियर है? चलो अब इतना ही रखो है, मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी है अब। चलो बाय।